नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार 2 मई को नीति राज्य वर्कशॉप के आयोजन में शामिल हुए। यहां रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहां कई युवा पहुंचे। इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग लेकर प्लेसमेंट पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। सीएम साय ने कहा कि आज के समय में ऐसे वर्कशॉप की आवश्यकता है जिससे कार्यशाला महिला, युवा और ट्राइबल को फोकस करके रखा जाए। आज के समय में सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देकर सशक्त बना रहे हैं। ये कार्यशाला बहुत सार्थक है। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काम करते हुए उस विभाग के माध्यम से हम लोगों ने एक आई हब बनाया है। आई हब का जो गुजरात का मॉडल है, आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। इनोवेटिव मतलब छत्तीसगढ़ के किसी लड़के किसी लड़की के मन में दूर गांव जंगल में कोई विचार आता है कि ये ऐसे किया जा सकता है। अब उस नए विचार का पोषण कैसे हो, उस नए विचार को लेकर के वो कहां जाए, वो नए विचार उसको भूमि पर आने के लिए वह जो बीज मन में आया है वह धरातल पर उतर आए, मूर्त रूप ले ले, इसके लिए वह व्यथित है, वह उत्साहित भी है, वो कहां जाए। तो ऐसे सारे नवाचारियों के लिए जो स्थान बना है वो छत्तीसगढ़ आई हब बना है। उसका यूनिट हम अभी इस महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ करने वाले हैं। बाद में भवन बनेगा, सब कुछ होगा, परंतु ऐसे किसी भी नवाचार वाले विचार को लेकर के जब कोई व्यक्ति वहां आएगा तो उसको उसकी उन विचारों की फीजिबिलिटी देख करके, वो कितना फीजिबल है ये देख करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मैं उनका भी आभार करता हूं। कहे कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज कई कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल, ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल शोध संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे। और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल शोध संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए हैं। और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का, एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज्यादा आय हो, और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो
आवश्यक संसाधन था, स्किल करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव को। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहां पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के, और वो दीनदयाल शोध संस्थान जो कई सौ एकड़ में है, उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, हर चीज। तो मेरा इसका यहां पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं, तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव, एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो और भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है, जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा, और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूं। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ एमओयू हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सौगात दी। महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। केंद्र सरकार ने 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए गए। प्रथम किस्त के रूप में 2500 परिवारों को 40-40 हजार रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री राशि अंतरण कार्यक्रम में मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े। सीएम ने 17 जिलों के हितग्राहियों से बात की और आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने पर बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में पंचायत मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। करता हूं, नक्सल के उन्मूलन की दिशा में नक्सल बस्तर में लाल आतंक समाप्त हो, पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो। इसके लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसमें बस्तर की जनता साथ में। अब बस्तर की जनता के मन में है कि ये लाल आतंक हट जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है लाल आतंक हट जाना चाहिए। इसी तारतम्य में जो हमारे सेना, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उनके जवान जितने भी शहीद हुए हैं, उनके घरों में, उनके गांव में उनकी संगमरमर की मूर्ति लगा करके और एक शेड बना करके और अमर बलिदानी स्मारक ऐसा बनाया जा रहा है। इसकी भी शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में केदार कश्यप जी, किरण देव जी, ऐसे सभी लोग कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, इन दिनों में अभी आने वाले एक हफ्ते के भीतर अनेक दर्जनों ऐसे स्थानों का लोकार्पण करेंगे। उस गांव में जाकर के शहीद को प्रणाम करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और शहीद जो बलिदानी स्मारक बन रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। यह काम भी हो रहा है। साथ ही साथ नक्सल पीड़ित या नक्सलवाद के बाद जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार काम कर रही है और सबसे यही आग्रह है कि स्थानीय बस्तर के लोग, आज आप देखेंगे, आप इस बात की चर्चा भी करिए सबके बीच में कि जाने कैसे लोग सब सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, उनको कोई लेन देन नहीं है। जब तक बस्तर में एर्राबोर में लोग मारे गए, जलाया गया उन लोगों को, तब तक उनको कोई मतलब नहीं था। जब तक मणिकोंटा में लोगों को गला रेत दिया गया दर्जनों को, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब तक दरभागुड़ा में लोगों को 27 लोगों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, बस्तर के आदिवासी सभी, तब तक किसी को कोई मतलब नहीं था। जब तक बस्तर के
वहां पर झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म किया गया, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब बस्तर के जवान मारे जा रहे थे तब तक कोई मतलब नहीं था। अभी 400 नक्सली जो मारे गए हैं अभी इस सरकार के आने के बाद, जो सशस्त्र नक्सली थे, वर्दीधारी थे, उन लोगों में 10-5 ही थे जो बाहरी थे, बाकी सब हमारे बस्तर के थे। तब तक कुछ कोई मतलब नहीं था। अब जब बाहरी वालों का समय आया है तो वो सब छटपटा रहे हैं और इसलिए इस बात की चर्चा सबके बीच में करिए। बस्तर के नौजवानों को समझाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि सभी मुख्यधारा में आए। इस बात की चर्चा नीचे तक करिए, सबको लेकर के मुख्यधारा में लाइए और बस्तर को सुखमय शांतिमय बनाइए। माननीय विष्णुदेव साय जी सदैव चिंता करते रहते हैं। आज भी ये 2500 मकान और उसके बाद आने वाले समय में और भी सारी बातों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में करेंगे। यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि आप सब करें। सारे अधिकारी गणों ने बहुत काम किया है इस विषय के लिए। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। मैं सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से अनुरोध करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, श्रीमती निहारिका बारिक जी, सभी अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हमारे अधिकारीगण और प्रधानमंत्री आवास जो नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पित हैं, जिनको आज प्रथम किस्त 40-40 हजार रुपया जारी कर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री आवास के सभी हितग्राही भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का, जिनकी पहली किस्त आज जारी कर रहे हैं। और आप सबको हमारे डिप्टी सीएम जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सबके पास पक्का का मकान हो और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने शुरू किया है। और आप सबको मालूम है कि वो किनको मिलता है। SCCC 2011 की सूची में जिनका नाम है उनको मिला है। आवास प्लस का सर्वे हुआ, उनको मिला है। लेकिन जो नक्सल पीड़ित थे या आत्मसमर्पित थे, उनको अगर उस सूची में नाम नहीं है तो नहीं मिलता था। हम लोग गृह मंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सबसे निवेदन किए कि हमारे जो भाई लोग नक्सल पीड़ित हैं या जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास देने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के आग्रह को, हम लोग के निवेदन को स्वीकारा और 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। इसके लिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को आप लोग ताली बजाकर उनका धन्यवाद करिए। और आज 2,500 ऐसे हितग्राहियों का पहला किस्त हम लोग जारी किए हैं, जो या तो आत्मसमर्पण। कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने पर कहा कि सर्वप्रथम ये छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह भूतपूर्व कार्य हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। वर्तमान में 6000 लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में हैं। पहली किस्त में 2500 लोगों को घर दिए जा चुके हैं। बस्तर में जिन लोगों ने पुनर्वास किया है, यदि उनके नाम प्रधानमंत्री आवास में नहीं है तो उन्हें भी आवास मिल रहा है। इससे लोगों का विश्वास और दृढ़ होगा। इससे पीड़ितों के मन में भी विश्वास बैठेगा कि सरकार उनकी चिंता कर रही है। ऐतिहासिक दिन है, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री आवास किसी को कैसे मिल सकता है? तो 2011 की सर्वे सूची में नाम होता है, अथवा आवास प्लस जो बाद में एक सर्वे सूची बनी 2015-16 में, उस समय उसमें जिनका नाम होगा उनको ही प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है। बाकी किसी को मिल ही नहीं सकता, कोई नाम नहीं जुड़वा सकता, ना कटवा सकता। अब ये जो आज मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने जाकर के दिल्ली में कोशिश भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने स्वयं कोशिश की, और अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी, इन सभी ने मिलकर के निर्णय किया कि हमारे यहाँ बस्तर में जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं या वो हैं जो उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। परंतु सर्वे सूची में उनका नाम नहीं था। वे सरेंडर जो किया उसका नाम कैसे होगा? वो तो आया है ना, उधर से पुनर्वास किया है, उसका नाम नहीं था। तो पुनर्वासित ऐसे लोगों के लिए भी, और जो पीड़ित हैं उनका स्थान बदल गया है, बहुत तरह की बातें हैं, परंतु उनका नाम जिनका नहीं है उनके नाम भी जोड़ करके किए गए हैं। अभी तक 6000 लोगों के नाम, इसके लिए जिला स्तर पर समितियां बनी, उन समितियों ने चिन्हांकन किया। चिन्हांकन करने के बाद 6000 लोगों का नाम आया। इसमें से पहला किस्त जो है अभी भी चिन्हांकन चल ही रहा है। हमको 15000 आवास मिले हैं केंद्र की सरकार से, जो बिना नाम के हैं, जो 2011 या आवास प्लस की सूची में जिनका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जो नक्सल पीड़ित है अथवा जिन्होंने पुनर्वास किया है, ऐसे लोगों को आज 2500 आवास अर्थात 10 करोड़ की लागत का यह आवास है, उसका पहला किस्त आज जारी किया गया है। सर, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है 2026 के टारगेट को अचीव? ये सर्वप्रथम तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार की संवेदनशीलता है जो दिखाई गई है, ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा ये है कि सबको लोगों को विश्वास होगा, बस बातों ही बातों में नहीं है भाई। अब तक न हो सका अभूतपूर्व कार्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। बस्तर में वो लोग जिन्होंने पुनर्वास किया है, उनको नाम अगर प्रधानमंत्री आवास में नहीं है तो भी उनको मिल रहा है। वो लोग जो नक्सल पीड़ित हैं, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है चिन्हांकन करके। मैं सोचता हूं कि इससे दृढ़ होगा विश्वास, लोगों के अंदर तक सबके मन में विश्वास बैठेगा। जो पीड़ित है उनके मन में भी विश्वास आएगा कि हमारी चिंता सरकार कर रही है। जिन्होंने पुनर्वास किया है उनके मन में भी विश्वास आएगा, और जो पुनर्वास करने वाले हैं भविष्य में, उनको भी सरकार के ऊपर विश्वास आएगा। सर, लाइन ऑफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल शुक्रवार को नई दिल्ली रवाना हुए। रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान की नीलामी करने के बयान पर कहा कि कहने भर का ट्रिपल इंजन है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ चलती नहीं। केंद्र सरकार अगर पूरा धान का चावल उठाती तो नीलामी नहीं करनी पड़ती, और 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य को नहीं होता। अगर इसी तरह क्षति होती रही तो इससे धान खरीदी भी प्रभावित होगी। 2000 में नीलामी किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप? ट्रिपल इंजन का असर देखिए, कहने भर के ट्रिपल इंजन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ चलती नहीं दिल्ली में। यदि डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ को घाटा क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार को पूरा यदि धान का चावल उठाते तो नीलामी नहीं करना पड़ता, और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान होगा वो छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के नुकसान है, और यदि इस प्रकार से क्षति होते रहे फिर धान खरीदी भी इससे प्रभावित होगा। इसको बहाना मिलेगा नहीं खरीदने। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rumta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विष्णुदेव साय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार पर उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जनता के हित में काम होता है तो भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं के सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, इसे लेकर जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जब जनता के हित में काम होता है तब भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं को सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है और निश्चित रूप से जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जनता में इसे लेकर खासा उत्साह है। और अब सभी बड़े अधिकारी, मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में जब दर्द होता है, जब जनता के हित में काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं जैसे उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता का अपमान हुआ, जनता का धोखा मिला, वैसा होता रहे। तो ये विष्णु का सुशासन है, जनहित के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और जनहित में हम काम करते रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। अभी जाति जनगणना जो हुआ है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके लिए विकास की योजनाएं बनेगी और एक समावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीपक बैद जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैद को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। कांकेर जिले से बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना में काम कर रहे ड्राइवर को डीजल चोरी के आरोप में जमकर पीटा गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों और कर्मचारियों ने ठेकेदार को भी पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ठेकेदार डीजल बेचने के आरोप में एक ड्राइवर के साथ न केवल बेरहमी से मारपीट कर रहा है, बल्कि उससे हाथ पर थूक कर चाटने जैसी अपमानजनक हरकत करने के लिए भी मजबूर कर रहा है, जिससे आक्रोश में आए ग्रामीणों और कर्मचारियों ने ठेकेदार की भी जमकर पिटाई कर दी।
इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।